जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भौकाल महोत्सव में ग्रुप डी स्पेशल साइंस रिवीजन में मेटालर्जी की यानी कि धातु के निष्कर्षण की। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो धातु के निष्कर्षण का एक बेसिक कंसेप्ट होना आप सबों के पास बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। धातु के निष्कर्षण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। तो आप सभी हेडिंग लगा लेंगे मेटालर्जी, ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। और इंग्लिश में तो सर इंग्लिश में इसको हम लोग मेटालर्जी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि धातु कर्म को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो आपका नाम क्या है? तो वो नाम है आपका धातुओं का निष्कर्षण। क्या है? धातुओं का निष्कर्षण। ध्यान में रखेंगे कि धातुओं के निष्कर्षण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो मेरे मित्र इसके नाम से ही स्पष्ट है। क्या लिखा हुआ है? धातुओं का निष्कर्षण मतलब क्या? धातुओं को निकालना। ध्यान में रखिएगा कि कोई भी धातु आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक धातु का कोई ना कोई अयस्क होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो धातु है वो हम लोग को अयस्क से प्राप्त होगी। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका धातु कर्म का प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो आपको धातु मिलता है वो क्या होता है? तो सर अशुद्ध होता है। उसको हम लोगों को क्या करना होता है? शुद्ध भी करना होता है। यानी कि प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए पहले आपको मेटल को ओर से निकालना होता है और फिर उसको क्या करना होता है? तो सर प्योर करना होता है, यानी कि उसका शुद्धिकरण करना होता है। मतलब धातुओं के निष्कर्षण में ये दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला ओर से धातु को निकालना और फिर उस धातु को क्या करना? प्योर करना। तो आप सभी सरल शब्दों में कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क से धातुओं को निकाला जाता है और उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्या कहलाता है? धातुओं का निष्कर्षण या फिर धातु कर्म कहलाता है। और आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे? वैसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्क से निकालने एवं शोधन की प्रक्रिया संपन्न होती है। शोधन की प्रक्रिया संपन्न होती है। धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। संपन्न होती धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है या फिर इसी को आप धातु कर्म भी कह सकते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि धातु कर्म क्या होता है, आप क्या कहेंगे? कि वैसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्क से निकालने एवं शोधन की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्या कहलाता है? धातुओं का निष्कर्षण या फिर धातु कर्म कहलाता है। मेरे मित्र धातु कर्म को अच्छे से समझने के लिए आपको दो पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करना होता है और वो दो पॉइंट क्या है? तो पहला है आपका खनिज और दूसरा होता है आपका अयस्क। ध्यान में रखेंगे कि खनिज को ही हम लोग इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये मिनरल्स क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो धातु पाए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है, यानी कि मिनरल्स बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जो धातु पाए जाते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं और इसी को क्या कहते हैं? हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो आप सभी मिनरल्स को बड़े ही आसान शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। क्या? कि पृथ्वी के भूपटपट्टी के अंदर पाए जाने वाला धातुयुक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। क्या? कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातुयुक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है।
यानी कि मिनरल्स कहलाता है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ खनिज क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बहुत सारे आपके पास खनिज का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जिप्सम हो जाता है, फिर हेमेटाइट है, और साथ ही साथ क्या है, तो सर जिंक ब्लेड है, और क्या है, तो सर बॉक्साइट है। इस तरह के बहुत सारे खनिज हैं, और ये सभी जो आपको पृथ्वी के अंदर मिलेंगे वो किस रूप में मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ठोस रूप में मिलेंगे। जब भी कोई आपसे पूछे कि खनिज क्या होता है, आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। एज ए एग्जाम्पल जिप्सम हो गया, हेमेटाइट हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी और क्या होगा, यानी कि अयस्क क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अयस्क को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। अच्छा ये होता क्या है, तो ये वैसा खनिज होता है जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में क्या होती है, मौजूद होती है। और उसमें जो प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद होती है उसको आप कम खर्च और सरल तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और इसी को क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है। यानी कि वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु उपलब्ध हो, जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, और जिसको कम खर्च और सरलता से बाहर निकाला जा सके, वैसे खनिज को क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है, यानी कि ओर बोला जाता है। और आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप सभी लिख सकते हैं कि वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, जिसे कम खर्च एवं सरल तरीके से धातु प्राप्त की जा सके, अयस्क कहलाता है। कोई भी आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि अयस्क क्या होता है और क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, जिसे कम खर्च और सरल तरीके से धातु प्राप्त की जा सके, क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, यानी कि ओर कहलाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ये नहीं समझे कि जिसे कम खर्च और सरल तरीके से धातु प्राप्त की जा सके। मेरे मित्र खनिज तो आपके पास बहुत सारे हैं। खनिज बेसिकली होता क्या है, तो धातु युक्त ठोस पदार्थ होता है, और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे धातु युक्त ठोस पदार्थ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे खनिज होंगे जिसमें मेटल की जो मात्रा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होगी, और उससे आप क्या कर सकते हैं, तो उससे आप धातुओं को सरल तरीके से और कम खर्च में निकाल सकते हैं। तो वो खनिज आपका क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, लेकिन जितने भी अयस्क होंगे वे सब के सब खनिज होंगे। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि खनिज तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन सभी खनिज से आप धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भी खनिज मिलेगा जिसमें बहुत कम मात्रा में धातु मौजूद होगा, और जिससे अगर धातु को निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा और बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो फिर वो आपका अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क वही कहलाएगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में धातु मौजूद हो और कम खर्च और सरल तरीके से आप उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम के अयस्क की, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, तो सर बॉक्साइट भी होता है और साथ ही साथ मिट्टी भी होता है। लेकिन बॉक्साइट ही एल्युमिनियम का अयस्क कहलाता है। क्यों? इसीलिए कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी से आप एल्युमिनियम प्राप्त करना चाहेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपके लिए एक्सपेंसिव होगा, तो मिट्टी क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं कहलाएगा, जबकि बॉक्साइट क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क कहलाएगा। तो ये डिफरेंसेस आप सभी ध्यान में रखेंगे कि खनिज पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला धातु युक्त ठोस पदार्थ होगा,
और इस तरह के बहुत सारे ठोस पदार्थ आपको धातु युक्त देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सभी धातु युक्त ठोस पदार्थ अयस्क नहीं होगा। क्या है कि हो सकता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में धातु अवेलेबल ना हो, और अगर धातु अवेलेबल भी हो तो उसको निकालने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा और बहुत जटिल प्रक्रिया होगी, तो वो आपका अयस्क नहीं होगा। अयस्क वही खनिज होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में धातु मौजूद होगा, जिसे कम खर्च में और आसानी से क्या किया जा सके, धातु को बाहर किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। साथ ही मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी एक कॉमन पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो आपका खनिज होता है ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अयस्क होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रचुर मात्रा में उसमें धातुओं की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उससे धातु को आप कम खर्च और सरल तरीके से बाहर कर सके। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। न हो तो इस चीज़ को आप नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप सभी लिखेंगे कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी डैश खनिज होते हैं। आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। साथ ही एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं को उसके अयस्क से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे धातु कर्म कहलाती है, और आपके ऑप्शन में धातु कर्म जरूर रहता है। और अगर आपके ऑप्शन में धातु कर्म न रहे और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि धातुओं को उसके अयस्क से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और आपके ऑप्शन में धातुओं का निष्कर्षण रहे, तो आप इसको टिक करेंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि धातु कर्म या फिर धातुओं का निष्कर्षण दोनों क्या है, तो सर सेम बात है, तो आप इस चीज़ में डिफरेंसेस नहीं लाएंगे। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि क्या अयस्क के प्रकार भी होते हैं। ऑब्वियसली मेरे मित्र, अयस्क के प्रकार भी होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अयस्कों के प्रकार की, और ध्यान में रखिएगा इसी को आप इंग्लिश में टाइप्स ऑफ ओर भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ओर्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है कि जो धातु के अयस्क होते हैं वो आपको किस किस रूप में मिल सकता है। ध्यान देंगे कि आपको जो धातु का अयस्क है, पहला फॉर्म ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिल सकता है, दूसरा आपका सल्फाइड अयस्क के रूप में मिल सकता है, तीसरा कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिल सकता है, चौथा हैलाइड अयस्क के रूप में मिल सकता है, और पांचवा फॉस्फेट अयस्क के रूप में मिल सकता है। यानी कि अगर आप लोग अयस्क के प्रकार की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अयस्क जो है वो ऑक्साइड अयस्क हो सकता है, सल्फाइड अयस्क हो सकता है, कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, हैलाइड अयस्क हो सकता है, और फॉस्फेट अयस्क हो सकता है। ध्यान में रखेंगे कि ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क, फॉस्फेट अयस्क, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई तत्व अगर आपका ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिल रहा है तो वो कार्बोनेट के रूप में नहीं मिलेगा। वो आपको कार्बोनेट के रूप में भी देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि सल्फाइड के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी धातु का एक स्पेसिफिक ओर होगा। हो सकता है कि वो धातु आपका ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी मिल सकता है, या फिर उस धातु का जो अयस्क होगा वो सल्फाइड के रूप में भी हो सकता है, कार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है, हैलाइड के रूप में भी हो सकता है, या फिर फॉस्फेट के रूप में भी हो सकता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग ऑक्साइड अयस्क की बात करते हैं तो जो आपका कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, टीन होता है, लोहा होता है, ये सब आपको ऑक्साइड अयस्क के रूप में देखने को मिल जाता है। यानी कि इन सब का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, तो सर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सल्फाइड अयस्क की बात करते हैं सर इसमें कौन कौन आ जाता है, तो कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, जिंक, Hg, लेड यानी कि सीसा, और लोहा, ये सभी आपको सल्फाइड के रूप में भी देखने को मिल सकता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया
कि जो धातुओं के अयस्क होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहा है तो उसका सारा अयस्क ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलेगा, वो दूसरे फॉर्म में भी मिल सकता है। और एग्जांपल के तौर पे आप सभी देख सकते हैं कि जो कॉपर का अयस्क है वो आपको ऑक्साइड के रूप में भी देखने को मिल सकता है और सल्फाइड के रूप में भी देखने को मिल सकता है। उसी तरह आपने यहाँ पे देखा कि सर लोहा का जो अयस्क होगा वो ऑक्साइड के रूप में भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ भी मैंने Fe लिखा, यानी कि लोहा का जो अयस्क होगा वो आपको ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों रूप में देखने को मिल सकता है। उसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका जिंक है ये ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी मिल सकता है, और साथ ही साथ जो आपका सल्फाइड फॉर्म है तो इस फॉर्म में भी आपको जिंक के अयस्क देखने को मिल सकते हैं। ये जो अयस्क का प्रकार है सिर्फ आपको नाम यहाँ पे याद रखना है कि जो अयस्क होते हैं वो या तो ऑक्साइड अयस्क हो सकता है, या फिर सल्फाइड अयस्क हो सकता है, या फिर कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, या फिर हैलाइड हो सकता है, या फिर फॉस्फेट अयस्क हो सकता है। बाकी जो धातुओं के अयस्क मिलेंगे वो किसी भी अयस्क के फॉर्म में मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक ही अयस्क के रूप में होगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग कार्बोनेट अयस्क की बात करते हैं तो जो आपका सोडियम है, फिर से जो आपका कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आपका लेड है, आयरन है, ये सब आपको कार्बोनेट अयस्क के रूप में भी देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर आप हैलाइड अयस्क की बात करें तो बेसिकली जो कैल्शियम है और जो आपका सिल्वर होता है ये हैलाइड के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। और जब आप फॉस्फेट अयस्क की बात करते हैं तो जो आपका कैल्शियम होता है ये आपको फॉस्फेट के रूप में भी देखने को मिल सकता है। और कैल्शियम का एक अयस्क होता है फॉस्फेराइट। क्या होता है? फॉस्फेराइट। और वो क्या है? कैल्शियम का अयस्क है। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम किस अयस्क के रूप में देखने को मिलता है? फॉस्फेट अयस्क के रूप में देखने को मिलता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कॉपर है ये आपको ऑक्साइड अयस्क या फिर सल्फाइड या फिर आप कह सकते हैं कि कार्बोनेट, तीनों अयस्क के रूप में देखने को मिल सकता है। इसी तरह बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं जिसका और जो है वो एक से ज़्यादा रूप में होता है, और यही सब के सब क्या होते हैं? तो अयस्क के प्रकार कहलाते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अयस्क के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका जो मुख्य प्रकार है वो कितना है? तो सर 5 है। कौन कौन सा? तो ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क और फॉस्फेट अयस्क। आप कहेंगे कि चलो सर ये तो अयस्क की बात हो गई, लेकिन ये बताओ कि हमारे पास जो धातु है, अभी जस्ट आपने पीछे के सेशन में बताया था कि धातु जो है वो क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग धातुओं को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका उच्च अभिक्रियाशील धातु जो बहुत तेजी से किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेता है। दूसरा होता है आपका मध्यम क्रियाशील धातु जो आपका किसी दूसरे धातु के साथ या किसी अन्य पदार्थों के साथ थोड़ा मध्यम रूप में रिएक्ट करता है। और एक होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु जो किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। ये जो अलग अलग धातु हैं या फिर अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो धातुओं के अलग अलग कैटेगरी हैं, इन सब को हम लोग किस किस प्रक्रिया के थ्रू और ये सब कैसे अयस्क के रूप में मिलते हैं, इसको कैसे अलग किया जाएगा, ये कैसे समझेंगे मेरे मित्र, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो धातुओं के अलग अलग कैटेगरी हैं उस आधार पर धातु कर्म का सिद्धांत क्या होता है। यानी कि जो आपका धातुओं का अलग अलग कैटेगरी है, जो आप कह रहे हो उच्च अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, तो इन तीनों ही प्रकार के धातुओं के लिए क्या अयस्क होते हैं या फिर ये कॉमनली किस अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और इसके अयस्क को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अलग अलग धातुओं के कैटेगरी जो हैं और उसके जो अलग अलग अयस्क हैं और उस अयस्क से उसको जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है धातु कर्म का सिद्धांत। ध्यान में रखेंगे कि जो आपके पास अलग अलग धातुओं की कैटेगरी है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, इन सभी के अलग अलग अयस्कों के रूप होते हैं और इनके अलग अलग अयस्कों के रूप से जो अलग अलग धातुओं को निकालने की प्रक्रिया होती है इसको क्या बोला जाता है? धातु कर्म का सिद्धांत। और बस आपको यहाँ पे धातु कर्म का सिद्धांत याद रखना है, बाकी के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आप कहेंगे सर फिर ये बताओ कि धातु कर्म का सिद्धांत क्या होता है? तो बेसिकली 3 सिद्धांत होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं धातु कर्म के सिद्धांत की, लेकिन उससे भी पहले आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अयस्क से किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम लोग किसी अयस्क से धातु को निकाल रहे होते हैं तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? धातुओं की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। हम लोग को ये देखना होता है कि जिस अयस्क से हम धातु को निकाल रहे हैं उससे जो हमको धातु प्राप्त होगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है या फिर मध्य अभिक्रियाशील है या फिर कम अभिक्रियाशील है।
तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि अयस्क से किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी यानी कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर आप धातु को बांटना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं कि गुरुजी रिएक्टिविटी के बेस पे यानी कि अभिक्रियाशीलता के बेस पे हम लोग मेटल को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला आपका क्या हो सकता है, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु, जो क्या होगा तो सर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पाए जाते हैं। और दूसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मध्य अभिक्रियाशील धातु, ये कहाँ पे मिलेगा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो बीच में तत्व पाए जाते हैं या जो बीच में धातु मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वो मध्य अभिक्रियाशील धातु होते हैं। और साथ ही आपने ये भी देखा था कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो नीचे के धातु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आप कहते हैं सर निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कोई ये पूछ दे ये बताओ कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर धातु को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है, आप क्या कहेंगे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन सा, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। ध्यान में रखिएगा कि धातु कर्म का पहला सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत है कि जो धातुएं जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, तो हायर रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो जो धातुएं उच्च अभिक्रियाशील होते हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं पाया जाएगा, भाई मेरे अगर ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा ये बहुत ही जल्द हवा और पानी के साथ क्या कर लेगा सर, रिएक्शन कर लेगा और अलग तरह का पदार्थ बना लेगा। इसीलिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और क्या करते हैं हम लोग कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, इसके अयस्क से इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो जो इनका द्रवित अयस्क होता है उसका हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे धातु कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि जो धातुएं उच्च अभिक्रियाशील होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। क्या कहेंगे कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं इसको जब अयस्कों से प्राप्त करना होता है तो इसका जो अयस्क होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो द्रवित फॉर्म में लाते हैं, तब वो क्या कहलाता है, द्रवित अयस्क कहलाता है। और उस द्रवित अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कर देते हैं और हम लोग को क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है, यानी कि मेटल मिल जाता है। और जो मेटल मिलता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे हायर रिएक्टिव वाला मेटल होता है, यानी कि उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उच्च अभिक्रियाशील धातु को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, उसके द्रवित अयस्क को वैद्युत अपघटन करना होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन करना होता है, जिससे हम लोग को क्या मिल जाता है, हायर रिएक्टिव मेटल मिल जाता है। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि धातु कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जो धातुएं मध्य क्रियाशील होते हैं यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया, इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातु कर्म का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि जो धातुएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में होते हैं यानी कि जो धातुएं आपका मध्य अभिक्रियाशील होता है उसको उसके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। मेरे मित्र यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निकल के सामने आ रही है। पहला चीज़ आपने क्या देखा कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होंगे वो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कर देंगे तो हमको हायर रिएक्टिव मेटल मिल जाएगा। लेकिन जो धातुएं मध्य अभिक्रियाशील होगी यानी कि जो आपका मीडियम रिएक्टिव होगा उसके जो अयस्क होंगे वो या तो सल्फाइड के रूप में होंगे या फिर कार्बोनेट के रूप में होंगे। और जो आपका मध्य अभिक्रियाशील धातु होगा जिसका अयस्क या तो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, इसको जो हम लोग निकालने का प्रोसीजर अपनाएंगे उसमें क्या होगा, तो सर या तो इसका हम लोग निस्तापन करेंगे या फिर भर्जन करेंगे। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो दूसरा सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो धातुएं मध्य अभिक्रियाशील होती है जैसे कि जिंक, फेरस, पीबी, इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं।
साथ ही क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातुओं सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, आप कहेंगे जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है वो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, या फिर उसका जो अयस्क होता है वो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि धातु कर्म का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि जो धातुएं कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि जो आपका लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है, ये क्या होते हैं, तो सर ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और इनका जब हम लोग निष्कासन करते हैं या फिर इसके निष्कासन के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, तो सर सीधे भर्जन की प्रक्रिया अपनाते हैं और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। किससे? उसके अयस्क से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कम क्रियाशील धातु होता है ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और इसीलिए इसको हमको इसके अयस्क से बाहर निकालने में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होता है। सीधे हम लोग क्या करते हैं, भर्जन की प्रक्रिया लगाते हैं, रोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं और हम लोग को क्या मिल जाता है, तो जो निम्न अभिक्रियाशील धातु के अयस्क होते हैं उससे हमको लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि निम्न अभिक्रियाशील धातु मिल जाता है। तो धातु कर्म का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि जो धातुएं कम क्रियाशील होते हैं, जैसे कि आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और जो आपका कॉपर है, ये सब के सब क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इन धातुओं को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि इनके अयस्क से जो इन धातुओं को प्राप्त करने की विधि होती है वो क्या होती है, भर्जन होती है। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आपका उच्च अभिक्रियाशील धातु होगा ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। जो आपका मध्य क्रियाशील धातु होगा ये किस रूप में मिलेगा, तो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगा। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगा, अयस्क के रूप में मिलेगा। और जो आपका निम्न क्रियाशील धातु होगा वो आपको किस रूप में मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था लिख लीजिएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के धातु में प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, आप कहेंगे जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं वे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि ये पूरा ढड्ढर हम लोगों को याद कैसे रहेगा। मेरे मित्र आसानी से याद रह जाएगा, बस इसके लिए हम लोगों को क्या देखना होगा, तो एक चार्ट देखना होगा जिसके थ्रू आप इन सभी चीज़ों को आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उस चार्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं धातुओं के निष्कर्षण के अलग अलग स्टेप की, जिसको हम लोगों ने धातु कर्म के सिद्धांत के रूप में समझा है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोगों को कोई भी धातु निकालना होगा उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, आप कहेंगे अयस्क चाहिए होगा। तो जब भी हम लोग धातु का निष्कर्षण करेंगे तो पहले हम लोग क्या लेंगे, उस धातु का अयस्क लेंगे यानी कि ओर लेंगे। और ध्यान देंगे कि ओर को हम लोग क्या करेंगे, तो सर पहला स्टेप जो होगा वो होगा ओर का सांद्रण यानी कि अयस्क का सांद्रण। आप कहेंगे सर ये अयस्क का सांद्रण का क्या मतलब है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग अयस्क लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ अशुद्धि रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहता है और उस इम्प्योरिटीज़ को हमको क्या करना होता है, तो सर बाहर निकालना होता है। और ध्यान में रखेंगे कि अयस्कों में जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग बाहर जो है या तो फिजिकल मेथड के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं या फिर उसके लिए हम लोग केमिकल मेथड अपना सकते हैं, या तो हम लोग अयस्क के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्टेज मटेरियल हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं या फिर रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अयस्कों में जो अशुद्धि होता है उसको भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि किसी भी धातु के निष्कर्षण के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो सर उसका ओर हमारे पास होना चाहिए, अयस्क हमारे पास होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, तो उस ओर को हम लोग प्योर करेंगे जितना संभव हो सके। और ये प्योर करने की प्रक्रिया क्या होगी, या तो सर भौतिक प्रक्रिया होगी या फिर रासायनिक प्रक्रिया होगी। और अयस्कों को भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो अशुद्धि होते हैं बाहर निकालने की जो उसकी प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और जब हम लोग अयस्क से जो आपका वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं तब वो अयस्क आपका क्या कहलाता है, तो सर तब वो सांद्रित अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रित अयस्क कहलाता है।
और ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग उस सांद्रित अयस्क से धातुओं को निकालेंगे तो ये संभव है कि उससे जो हमको धातु प्राप्त होगी वो क्या होगी, या तो उच्च अभिक्रियाशील धातु होगी, या फिर क्या होगी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगी, या फिर क्या होगी, निम्न अभिक्रियाशील धातु होगी। ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग धातुओं का निष्कर्षण करेंगे उसके लिए पहले क्या चाहिए होगा, अयस्क चाहिए होगा। उसमें जो अशुद्धि होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, या तो फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तब जो हम लोग का अयस्क होगा वो क्या कहलाएगा, सांद्रित अयस्क कहलाएगा। सांद्रित अयस्क से जो धातु अलग होगा तो ये संभव है कि वो धातु या तो उच्च अभिक्रियाशील होगी, या फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगी, या फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु होगी। ध्यान में रखेंगे कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे वे आपको मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। तब हम लोग उसको अलग कैसे करेंगे, तो आप सभी ने जस्ट देखा है कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसके द्रवित फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे एज अ चार्ट बना दिया है, क्या कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे उसके अयस्क से उसको निकालने के लिए क्या करना होता है, तो जो गलित धातु होता है उसका हम लोग वैद्युत अपघटन कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कर देते हैं, और हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। और ये क्या होता है, हायर रिएक्टिव होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होगा उसको अयस्क से निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु का अयस्क होगा उसको गलित फॉर्म में लाना होगा, यानी कि द्रव के रूप में लाना होगा, और उसको फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन यानी कि वैद्युत अपघटन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग मध्यम अभिक्रियाशील धातु की बात करेंगे तो हम सभी ने अभी जस्ट क्या देखा है कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसका जो अयस्क होगा वो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगा या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में होगा। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगा उसके अयस्क या तो हमको कार्बोनेट के रूप में मिलेगा या फिर सल्फाइड के रूप में मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु का अयस्क अगर कार्बोनेट के रूप में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैल्सिनेशन कहते हैं। परेशान मत होइएगा। इसके बाद हम लोग कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग यानी कि वर्जन क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपने इस चार्ट पे फोकस कर लेते हैं। ध्यान देंगे कि जो आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातु होंगे उसके अयस्क जो कार्बोनेट फॉर्म में होगा उसका क्या किया जाएगा, निस्तापन किया जाएगा, और जो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे उसका क्या किया जाएगा, भर्जन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो आपको कार्बोनेट अयस्क या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगा उसका निस्तापन और भर्जन करने के उपरांत आपको क्या मिलेगा, तो आपको धातु का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। और फिर इस धातु के ऑक्साइड का क्या करेंगे आप, तो सर धातु में अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, धातु में अपचयन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो आपका धातु प्राप्त होगा उसको आप प्योर कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं, और आपको क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। यानी कि जो आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगा उसके अयस्क या तो कार्बोनेट या फिर सल्फाइड के रूप में देखने को मिलेगा। अगर आपका कार्बोनेट के रूप में होगा तो आप उसका निस्तापन करेंगे, सल्फाइड के रूप में होगा तो आप उसका भर्जन करेंगे, और निस्तापन और भर्जन के बाद आपको उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, जिसको आप क्या करेंगे, धातु में अपचयित करेंगे, जिससे आपको धातु मिलेगा। उसको आप फिर क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो आपका क्या होगा, मध्यम अभिक्रियाशील धातु प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है जो आपका निम्न अभिक्रियाशील धातु होगा वो आपको किस रूप में देखने को मिलेगा, तो सर सल्फाइड अयस्क के रूप में देखने को मिलेगा। और ध्यान में रखेंगे कि निम्न अभिक्रियाशील धातु के जो सल्फाइड अयस्क होंगे उसका आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भर्जन कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट उसको रोस्ट कर देंगे। तब आपको क्या मिल जाएगा, तो सर धातु मिल जाएगा, और उसको आप जब आप प्योर कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो निम्न अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। यानी कि जो आपने धातु कर्म का सिद्धांत ढढ़ के रूप में पढ़ा था उसको एज अ चार्ट आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उच्च अभिक्रियाशील धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहेंगे कि जो गलित धातु होंगे उसका वैद्युत अपघटन करना होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, धातु के शोधन में या फिर धातु के निष्कासन में पहले उसका क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे कार्बोनेट के रूप में होगा तो निस्तापन किया जाएगा, सल्फाइड के रूप में होगा तो भर्जन किया जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सामान्यतः सल्फाइड अयस्क के रूप में आपको देखने को मिल सकती है, जिसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, रोस्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। फिर आप उसको क्या करेंगे, प्योर कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, तो आपका वो क्या हो
हो जाएगा निम्न अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा बात भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्र, अगर आपको धातु के निष्कर्षण से संबंधित इतना सा कंसेप्ट आपके माइंड में रहता है तो आपके ग्रुप डी एग्जाम में धातु के निष्कर्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय को साइंस को एक बार थ्रोली रिवाइज करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र 151 रुपये में अर्जुना बायो और लक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। और अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं इस साइंस न्यूमेरिकल रिवीजन बैच में। दोस्तों, ये दोनों ही बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे द लॉजिकल साइंस के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।